हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। अब आप लोगों के एग्जाम नवंबर में होने जा रहे हैं, जिसमें टर्म 1 सिलेबस आने वाला है क्लास 12th का। तो बेटा जी, आप सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और मैं भी अपने साइड से ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कैसे कर सकता हूँ उनके एग्जाम्स के लिए। उनके एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आए, उनके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा ये चल रहा है। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए बेटा जी, मैं आज क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जाम में बेटा जी केस स्टडी आएगी। उस केस स्टडी पर 4 से 6 क्वेश्चन बेस्ड होंगे। पहले आप केस स्टडी को केयरफुली पढ़ेंगे, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे उनका रिप्लाई वहां पर करके आएंगे। तो बेटा जी, ज्यादातर स्टूडेंट को केस स्टडी किस तरीके से आती है और किस तरीके से केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा जी, मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का केस स्टडी नंबर 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस तरह की मैंने कई सारी केस स्टडीज बनाई है जो 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो बेटा जी यूजफुल लगेगा तो आप इस वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि आपको इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस मिले, केस स्टडीज मिले। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं जिनकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अलर्ट के तौर पर आ जाएगा और आप अपने एग्जाम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस स्टडीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं। जो केस स्टडी बेटा जी मैं लेकर आया हूं, पहले वो केस स्टडी में एक बार आपके सामने पढ़ता हूं और फिर हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको दिखाता हूं। बेटा जी, हमारे इस केस स्टडी में क्वेश्चन में दिया है कि राम और मोहन है स्टार्टेड स्कूल बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। इसके अलावा दे डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स टू फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ द नियर बाई एरिया। They also decide to sponsor 20 scholarship of 500 each per year to poor student for their outstanding performance in the examination. For this purpose, they decided to make a reserve in which they will transfer 10% of net profit. For inspiring students, Ram and Mohan choose Sham, a 16-year physically challenged student, as their firm's brand ambassador and admit him as a partner on 1st October 2020 without any capital. Salary allowed to Sham 5,000 per month. On the same date, Ram invested additional capital 1 lakh. Due to shortage of funds, Mohan provided 2 lakh loan to the firm on 1st January 2021. Ram withdraw 5,000 per month. Mohan withdraw 8,500 per quarter against the profit. Interest on capital allowed at the rate of 10% per annum. Interest on drawing charged at the rate of 10% per annum during the year 31st March 2021 ended के लिए firm earn profit 1,70,000 after charging salary to Sham, but before charging any other provision. With the above information, give it the following answers. इस केस स्टडी पर बेस कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको रिप्लाई नीचे करना होगा। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, देखिए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक असर्शन और रीजन दिया हुआ है जिसका हमको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सो ऑन बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बेटा जी, इस केस स्टडी पर बेस 18 क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद 1 बाय 1 इनका रिप्लाई करेंगे और सही आंसर ढूंढेंगे। सर, आपसे एक सवाल है,
कि क्या एग्जाम में भी इतने सारे क्वेश्चन एक केस स्टडी पर बेस्ड होंगे? नहीं बेटा जी, एग्जाम में जो भी केस स्टडी आएगी उससे रिलेटेड 3 to 4 या 4 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा जी एग्जाम में। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा पाऊं और अच्छे से प्रैक्टिस करा पाऊं, और केस स्टडी से कौन कौन से क्वेश्चंस टीचर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। तो बेटा जी ये हमारा केस स्टडी है जो मैंने अभी आपको पढ़कर दिखाया, और यहां पर हमें इस केस स्टडी को सॉल्व करके 18 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। चलिए बेटा जी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। जब एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो आपको सॉल्व करते समय क्या इंपॉर्टेंट बातें रखनी होंगी और कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना होगा, वो सब मैं अब आपको आगे समझाता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, जो भी केस स्टडी आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगी उसका रिप्लाई बेटा जी आपको ओएमआर शीट में देना होगा। ओएमआर शीट किस तरीके से आती है और उसमें कैसे रिप्लाई करते हैं बेटा जी, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां पर आपका जो भी गिवन रोल नंबर होगा वो आपको रोल नंबर यहाँ पे नोट डाउन करना है, और प्लस यहाँ पर जैसे 1 आएगा तो 1 को सर्किल करना है, या 2 आएगा तो 2 को सर्किल करना है, 3 आएगा तो 3 को सर्किल करना है। आप जानते होंगे इस बात को। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्जाम हो रहा है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जिनको आप केयरफुली रीड करिएगा एक बार। इसके अलावा यहाँ पर आपको आंसर्स देने होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा बेटा जी, तो वहां पर आपको ऊपर हिंट में दिया होगा कि ट्रू फॉल्स में आपको ए और बी में से किसी एक ऑप्शन को टिक करके आना है। अगर ट्रू है तो आप ए को सर्किल करिए, फॉल्स है तो आप बी को सर्किल करिए। इस तरीके से आपको रिप्लाई करना होगा। यहां पर जो भी आपके एग्जामिनर्स होंगे उनके सिग्नेचर्स वगैरह होंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बेटा जी जब ऑफलाइन टेस्ट लेता हूं तो ये ओएमआर शीट प्रोवाइड कराता हूं सो दैट कि उसको प्रैक्टिस कर लें। फिलहाल हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ओएमआर शीट बेटा जी प्रोवाइड नहीं होगी, लेकिन ओएमआर शीट कैसे है और किस तरीके से आपको आंसर रिप्लाई करना है वो आप अब समझ भी गए होंगे, और कई सारी वीडियोस आपने और भी देखी होंगी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो जी बेटा जी यहां पर मैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा जी। इधर की साइड क्वेश्चन लिखा है, इधर की साइड हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, नीचे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। यानी जो भी नेसेसरी चीजें इस क्वेश्चन से या इस केस स्टडी से रिलेटेड बननी है वो सब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी एग्जाम में आपके पास केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आएगी तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि डेट को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। अगर आपने डेट को केयरफुली नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आपके आंसर गलत आएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है केस स्टडी को डेट के साथ पढ़ें और डेट को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। डन। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जी आप उनको अंडरलाइन करते रहें, या एक जगह पे जहां पे आपको रफ वर्क करना है उसको लिखते रहें बेटा जी। क्वेश्चन में देखिएगा बेटा जी, राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने स्कूल बुक्स और स्टेशनरी का बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस की स्टार्टिंग डेट बेटा जी 1 अप्रैल 2020 है। तो ये मेरी ईयर एंडिंग स्टार्टिंग डेट है बेटा जी। अब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ईयर एंडिंग डेट कौन सी है हमारी। इसके अलावा उनकी जो कैपिटल है बेटा जी वो 2 लाख और 1 लाख रुपए दी है। इसके अलावा उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्री बुक्स और स्टेशनरी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को बांटेंगे। इसके अलावा वो कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी अनाउंस करेंगे। 20 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे 500 ईच पर ईयर। इसके अलावा इसके लिए लिखा है कि वो 10% का प्रोविजन बनाएंगे नेट प्रॉफिट का। तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी, 10% हमें प्रॉफिट रिजर्व करना है, नेट प्रॉफिट का 10% अमाउंट रिजर्व करनी है। फॉर इंस्पायरिंग स्टूडेंट राम एंड मोहन, फॉर इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स राम एंड मोहन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। चूज श्याम, उन्होंने श्याम को चूज किया है जो कि एक 16 ईयर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है। उसको अपनी फर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 1 अक्टूबर 2020 को। बेटा जी डेट को मैंने हाईलाइट कर दिया, 1 अक्टूबर 2020 को बेटा जी उसको हमने अपनी फर्म का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और एज ए पार्टनर उसको एडमिट कर लिया। यानी हमने 16 ईयर बॉय को अपनी फर्म का पार्टनर बना लिया है। 18 से बिलो बेटा जी माइनर होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा विदाउट एनी कैपिटल, नए पार्टनर की कोई कैपिटल नहीं है बेटा जी, लीजिए इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा शाम को हम सैलरी देंगे 5000 पर मंथ की।
इसके अलावा लिखा है सेम डेट में बेटा जी, यहां पर लिखा है सेम डेट में बेटा जी जो राम है उसने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है बेटा जी। इसके अलावा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो मोहन है उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन फर्म को प्रोवाइड किया है 1 जनवरी 2021 को। डेट को बेटा जी मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम में। राम जो है विड्रॉ करता है 5,000 पर मंथ बेटा जी, 5,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करता है। बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, एट द स्टार्टिंग, एट द मिड, एट द एंड क्या इंफॉर्मेशन लिखी है। यहां पर सिर्फ लिखा है 5,000 पर मंथ विड्रॉ करता है, ना तो स्टार्टिंग लिखा है ना एंड लिखा है। तो बेटा जी आप इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे मिड, यानी कि हम हर मंथ के मिड में विड्रॉ करते हैं। ऐसे ही मोहन जो है 8,500 रुपए यानी 8,500 रुपए हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है बेटा जी अगेंस्ट द प्रॉफिट। आप जानते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी 10% अलाउड किया है टीचर ने। इसके अलावा बेटा जी हमको और क्या इंफॉर्मेशन दी है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर बेटा जी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है 1,70,000 का आफ्टर चार्जिंग शाम सैलरी। शाम की सैलरी को माइनस करने के बाद 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट है। आगे लिखा है बट बिफोर चार्जिंग एनी अदर प्रोविजन, यानी और कोई चीज अभी तक इसमें माइनस नहीं है। अब सबसे पहले बेटा जी हम इस इंफॉर्मेशन से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं बेटा जी। हमारा ईयर एंडिंग डेट बेटा जी 31 मार्च को है, याद रखेंगे। चलिए बेटा जी अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेटा जी। राम की कैपिटल बेटा जी कितनी है 2 लाख। बेटा जी यहां पर मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को मैंने बाई साइड में लिखा है। अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो हम 2 में लिखेंगे। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट बचेगा बेटा जी उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाई में दिखाते हैं। जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बेटा जी वो 2 में दिखाते हैं। अगर हमें कोई सैलरी देनी है तो वो 2 में लिखेंगे। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो, इसके अलावा जो भी डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा बेटा जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे यहाँ पर। डन। तो चलिए बेटा जी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन में हमने एक 16 ईयर बॉय को अपना पार्टनर बना लिया है, यानी जिसकी उम्र 16 साल है उस बंदे को हमने अपना पार्टनर बनाया है। 18 ईयर से बिलो को सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 कहता है बेटा जी एक माइनर बॉय को जिसकी उम्र 18 साल से कम है हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि इस हिसाब से शाम पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन बेटा जी एक और क्लॉज है, वो क्या है, अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तो उस कंडीशन में बेटा जी शाम को पार्टनर बनाया जा सकता है। लॉ कहता है कि पार्टनर नहीं बना सकते हैं किसी भी माइनर को, लेकिन बेटा जी आप याद रखेंगे अगर सब पार्टनर एग्री हैं तो एक माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। तो बेटा जी यहां पर लिखा है राम एंड मोहन दोनों पार्टनर ने शाम को, जो कि एक फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अपना पार्टनर बनाया है। तो दोनों पार्टनर की परमिशन से बेटा जी ये पार्टनर बना है। तो यानी एक माइनर यहां पर पार्टनर बन गया है। याद रखेंगे बेटा माइनर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें होती है। माइनर को हमेशा प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है बेटा जी, लॉस में कोई हिस्सा नहीं मिलता। यानी प्रॉफिट होगा तो माइनर को हिस्सा मिलेगा, अगर कल को फर्म को लॉस हो जाता है तो माइनर को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसके अलावा माइनर हर तरह के बेनिफिट में बेटा जी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन किसी भी तरह के लॉसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डन। चलिए बेटा जी अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा जी यहां पर देखेंगे मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया, ये मेरे को इधर दिया है 1,70,000 जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। तो प्रॉफिट को मैंने पी एंड एल अकाउंट में शो कर दिया। कितना प्रॉफिट है बेटा जी 1,70,000 का। ये मेरे को 1,70,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है। लिखा है बेटा जी आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी ये जो प्रॉफिट है बेटा जी ये सैलरी को, ये जो प्रॉफिट है बेटा जी आफ्टर चार्जिंग सैलरी, शाम को जो हमने सैलरी दी है उसको घटाने के बाद दिया हुआ है बेटा जी। लीजिए तो बेटा जी शाम को हमने सैलरी कितनी दी है, आइए बेटा जी यहां पर लिखा है शाम को हम 5,000 रुपए एक महीने में सैलरी देंगे। 5,000 रुपए एक महीने में सैलरी देंगे। कौन सी तारीख में उसको हमने पार्टनर के तौर पे ज्वाइन किया है, 1 अक्टूबर को। तो बेटा जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी प्लस बेटा जी मार्च, तो टोटल 6 महीने का सैलरी, यानी 1 महीने का सैलरी बेटा जी 5,000 रुपए है। 1 महीने का सैलरी 5,000 है, तो 6 महीने का सैलरी कितना होगा बेटा जी? 30,000 रुपए। तो 1,70,000 रुपए का बेटा जी प्रॉफिट दिया हुआ है। ये देखिए 1,70,000 का प्रॉफिट है, 5,000 रुपए की उसकी सैलरी है 1 महीने की, तो 6 महीने की सैलरी कितनी हो गई अक्टूबर से मार्च तक? सर 30,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। तो बेटा जी मैंने बाई साइड में 2 लाख का प्रॉफिट शो कर दिया। तो हमारी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख रुपए का। आगे चलेंगे बेटा जी, क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख रुपए की हमें राम की कैपिटल दी है, तो मैंने यहां पे लिख लिया बेटा जी राम की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए की। इसके अलावा बेटा जी मोहन की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए की। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है बेटा जी वो मैं लिखता जा रहा हूं। राम की कैपिटल बेटा जी 2 लाख रुपए की है, वो मैंने यहां शो कर दी है। मोहन की कैपिटल बेटा जी 1 लाख रुपए की है, वो मैंने यहां पर शो कर दी है। आगे लिखा है सेकंड पैराग्राफ में हमारे कोई काम की चीज नहीं है कि वो फ्री बुक्स और स्टेशनरी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को डिलीवर करेंगे। इसके अलावा वो कुछ स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो बेटा जी उसका भी फिलहाल कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हमने स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा खर्च किया है। इसके अलावा 10% पैसा बेटा जी हम नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में या रिजर्व में। तो बेटा जी जितना भी प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे 10% बेटा जी वो मैं P&L एप्रोप्रिएशन में यहां शो कर दूंगा। तो कितना प्रॉफिट शो करेंगे बेटा जी? 10%। तो यहां पर मैं लिखूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व 10%, जो मैं बाद में निकाल कर दिखाऊंगा। आगे लिखा है बेटा जी राम मोहन ने उसको शाम को एज ए पार्टनर 1 अक्टूबर को ज्वाइन करा दिया है। इसके अलावा राम ने 1 अक्टूबर को सेम डेट में 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो राम ने बेटा जी 2 लाख की कैपिटल तो पहले इन्वेस्ट कर दी थी। अब बेटा जी उसने कितनी कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी है? 1 लाख रुपए की कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी है। याद रखेंगे बेटा जी 2 लाख की कैपिटल अप्रैल में इन्वेस्ट की थी और 1 लाख की कैपिटल अक्टूबर में इन्वेस्ट की थी। आगे लिखा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। बेटा जी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जो मोहन है उसने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया है 1 जनवरी को। बेटा जी लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आप ध्यान से पढ़ें, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा जी 10% है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट गिवन नहीं है। तो बेटा जी जब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो सर 6% लेते हैं। 2 लाख पर इंटू 6% के हिसाब से बेटा जी कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूं? सर 3 मंथ का निकालेंगे। क्यों बेटा जी 3 मंथ का क्यों निकालेंगे? सर आप खुद देखिए ना, जनवरी में लोन लिया है, जनवरी हो गया, फेब्रवरी हो गया, मार्च हो गया, तो 3 महीने ही तो बैठे सर। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है आपकी कैलकुलेशन। 2 लाख पर 6% के हिसाब से 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो सर 3,000 रुपए निकलेगा। लो बेटा जी 3,000 रुपए मैंने लिख दिया। अब 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, 3,000 का हमने लोन पे इंटरेस्ट दे दिया। आगे पढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर लिखा है जो राम नाम का पार्टनर है उसने 5,000 रुपए पर मंथ पैसे विड्रॉ किए, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा जी राम की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। 5,000 रुपए 1 महीने में, तो बेटा जी 12 महीने में। सर 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000 आएगा। ओके बेटा जी। इसके अलावा मोहन ने 8,500 रुपए 1 क्वार्टर में लिए, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 8,500 इंटू 4 बेटा जी मैं कर लेता हूं तो कितना आएगा? 34,000। लो जी आ गया। तो 5,000 इंटू 12 60,000 टोटल ड्राइंग हो गई राम की, और 8,500 इंटू 12 बेटा जी मोहन की ड्राइंग हो गई कितनी? 34,000 की। अब बेटा जी हमें क्या निकालना है? 10% इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे। यहां पर बेटा जी मैं लिख लेता हूं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से देखेंगे बेटा जी, जो राम की कैपिटल है बेटा जी ध्यान से देखेंगे, जो राम की कैपिटल 2 लाख की है उस पर तो निकलेगा पूरे साल का इंटरेस्ट। कितना? पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है बेटा जी, जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है उस पर निकलेगा बेटा जी 6 महीने का इंटरेस्ट, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 6 महीने का 5,000। तो राम का इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 25,000। सर एक बार रिपीट करिए। 2 लाख की कैपिटल पे बेटा जी पूरे साल का इंटरेस्ट सर 20,000। 1 लाख की कैपिटल अक्टूबर में थी, मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, पूरे साल का 10,000, आधे साल का सर 5,000। ठीक है सर। मोहन की कैपिटल 1 लाख है, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10,000। डन।
शाम को सैलरी कितनी दी थी सर? 5,000 पर मंथ दी थी, तो 5,000 रुपए पर मंथ दी थी। अक्टूबर में पार्टनर बना था, मार्च तक कितने महीने हो गए सर? 6 महीने। तो कितनी सैलरी दी? 30,000 रुपए। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, आपने सैलरी प्लस भी तो की थी। हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ पे आपको सैलरी प्लस करके दिखाई थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था प्रॉफिट 1,70,000 का आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू शाम। तो 1,70,000 में 30,000 की सैलरी मैंने प्लस की थी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि ऑलरेडी इसमें से सैलरी के अमाउंट माइनस है, तो मैंने टोटल प्रॉफिट शो कर दिया। अब बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, 10% रेट याद रखना, क्योंकि मैं क्या है इसके ऊपर आ जाता हूं वर्ड्स के ऊपर। तो 10% इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा जी। यहां पर 60,000 पे बेटा जी, 60,000 पे इंटू 10/100, 10/100 इंटू बेटा जी क्या करूं सर? डेट ऑफ ड्राइंग तो दी नहीं है, 5,000 रुपए लेता है हर महीने, बोला नहीं टीचर ने स्टार्टिंग में लेता है एंड में लेता है, क्या करूं बेटा आप बताओ? सर जब हमें पीरियड नहीं दिया होता तो हम 6 महीना ले लेते हैं। हाँ बेटा जी, इंटू 6/12 बेटा जी, यहां पर 6/12 लेंगे। मैं थोड़ा सा इसका साइज हल्का सा छोटा कर देता हूं, सो दैट की एक लाइन में आ जाए। तो बेटा जी 60,000 पे 10% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट। सर 60,000 पे 10% के हिसाब से 6,000 तो पूरे साल का हो गया। सर आधे साल का 3,000 होगा। जी बेटा शाबाश, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है। अब 34,000 बेटा जी वो विड्रॉ करता है पर क्वार्टर। आप जानते हैं अगर कोई हर महीने के स्टार्टिंग में पूरे साल पैसा लेता है तो 6.5 मंथ, मिड में लेता है तो 6, एंड में लेता है तो 5.5 मंथ। अब यहां पर लिखा है वो क्वार्टरली पैसे लेता है 8,500 इंटू 4, 34,000। क्वार्टर के स्टार्टिंग में लेता है तो 7.5 मंथ, मिड में लेता है तो बेटा जी 6 मंथ, एंड में लेता है तो 4.5 मंथ। तो यहां पर क्या करूं सर? दिया नहीं है स्टार्टिंग एंड, तो क्या मानू बेटा? सर मिड मान लो। 10% कितना महीना लू सर? 6/12 कर दीजिए। जी बेटा जी, एक लाइन में इसको कवर अप कर लेता हूं मैं। जी बेटा जी, चलिए अब यहां पर निकालूंगा सर। 10% के हिसाब से पूरे साल का 3,400 है, तो 6 महीने का निकलेगा 1,700। शाबाश बेटा, आपकी कैलकुलेशन बस ऐसी ही होनी चाहिए एग्जाम के लिए। और कुछ? चलिए बेटा जी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। बेटा जी 2 लाख 1 लाख कैपिटल है, इंटरेस्ट निकाल दिया। 10% पैसा नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, ये पॉइंट छूटा हुआ है, अभी करेंगे। सैलरी शाम को 1 महीने की 5,000 थी, तो हमने दे दी सैलरी शाम को 6 महीने की 30,000। राम ने 1 लाख रुपए अक्टूबर में लगाए थे, उस पर हमने 6 महीने का इंटरेस्ट और दे दिया। मोहन ने 2 लाख का लोन जनवरी में दिया था, तो जनवरी से मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया। इसके अलावा राम ने 5,000 रुपए विड्रॉ किए थे, पूरे साल में 60,000 विड्रॉ किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लिया। मोहन ने 8,500 रुपए एक क्वार्टर में विड्रॉ किए थे, कितना निकाला पूरे साल में? 34,000, उसका इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। इसके अलावा लिखा है कि 31 मार्च में 1,70,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, सैलरी जोड़ दी, और कोई प्रोविजन नहीं है बेटा जी। अब आंसर निकालेंगे। 2 लाख रुपए का बेटा जी मेरा टोटल प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा देंगे बेटा जी। 2 लाख में से 3,000 घटाएंगे तो बेटा जी कितना बचेगा सर? 1,70,000 बचेगा। जो भी प्रॉफिट बेटा जी 1,70,000 बचा है, सॉरी 1,97,000, 1,97,000 का जो भी प्रॉफिट बचा है बेटा जी कहां ट्रांसफर करेंगे? सर नेट प्रॉफिट को जो भी बचा होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा जी यहां पर लिख देता हूं 1,97,000, ये बेटा जी वहां से हमने इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बेटा जी यहां ट्रांसफर होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब बेटा जी 1,97,000 आ गया। जी बेटा जी, तो हम कहां पे थे? 1,97,000 पे। बेटा जी यहां पर 1,97,000 शिफ्ट कर दिया है। अब आपको याद होगा कि हमें 10% पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, तो 1,97,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, इसका 10% पैसा जी हम कहां ट्रांसफर करेंगे सर? रिजर्व में करेंगे। और अगर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में तो कहां लिखते हैं सर? P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में ही लिखते हैं। तो बेटा जी 10% 1,97,000 का निकालूंगा तो 19,700 निकलेगा। डन। चलिए बेटा आ गया। अब बेटा जी फाइनली मैं क्या करूंगा,
इधर का सम करूंगा और सारे खर्चे माइनस करके डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालूंगा। 1,97,000 में 3 जोड़ेंगे 2 लाख, 2,01,700। अब इसमें से बेटा जी ये सारे एक्सपेंस घटाएंगे। 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 30 जोड़ेंगे तो बेटा जी निकलेगा 65, मतलब सम करेंगे तो 65, 74, 84,700 घटाएंगे यानी 2,01,700 में से बेटा जी माइनस करेंगे 84,700। तो बेटा जी कितना बचेगा, मैं यही घटा देता हूं बेटा जी, बचेगा 1,17,000 बेटा जी। और बेटा जी ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांटेंगे। सर शाम को भी हिस्सा मिलेगा, हाँ बेटा शाम को भी हिस्सा मिलेगा। माइनर है, माइनर प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, लॉस में हिस्सा नहीं लेता। 1,17,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हर पार्टनर के हिस्से में कितना आएगा सर, 39,000 आएगा, 39,000 आएगा और 39,000 आएगा। सर रेशो नहीं दिया, बेटा बताओ रेशो नहीं दिया तो क्या मानते थे सर, रेशो नहीं दिया तो इक्वल रेशो मानते थे। जी बेटा जी, ये बेटा जी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसके बेसिस पे बेटा जी हम जितने भी एमसीक्यूज आएंगे टर्न बाय टर्न सबको सॉल्व करेंगे। जी बेटा जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना। सबसे पहला सवाल, यहां पर मैंने सॉल्यूशन कॉपी कर लिया है कि आपको कुछ दिखाना होगा तो इसमें से दिखा दूंगा। बेटा जी क्वेश्चन 1 है यहां पर एसर्शन, एसर्शन और रीजन के फॉर्म में हमसे पहला सवाल पूछा है। बेटा जी इसमें लिखा है एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए माइनर कैन नॉट एडमिट एज ए पार्टनर। एसर्शन क्या होता है बेटा जी, एसर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है, आपको सबसे पहले एग्जाम में ये देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि एक माइनर को एज ए पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा जी। रीजन दिया हुआ है ऑल दो इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीड ए माइनर कैन बिकम ए पार्टनर, ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा जी। रीजन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर सब पार्टनर एग्री हैं तो एक माइनर पार्टनर बन सकता है। लेकिन बेटा जी ये जो रीजन है ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको चेक करना है बेटा जी। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा है जिसे हमने मान लिया कि ये ट्रू है, क्या ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है? बेटा जी एक्सप्लेनेशन सही तब मानेंगे जब वो जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इसी को ट्रू साबित करे। तो बेटा जी ये इसको ट्रू साबित नहीं कर रही है। एसर्शन में लिखा है कि पार्टनर नहीं बन सकता और यहां पर लिखा है वो पार्टनर तब बन सकता है जब सब पार्टनर एग्री हो। तो ये बेटा जी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा जी। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तब होती जब यहां पर कोई ऐसी लाइन लिखी होती जो इसको साबित करती कि ये पार्टनर नहीं बन सकता। डन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा जी। ए ऑप्शन में टीचर ने हमसे पूछा है बोथ एसर्शन और रीजन आर करेक्ट, हाँ बेटा जी दोनों सही है। द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बेटा जी रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा जी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होती जब ये इसको माइनर नॉट एडमिट वाली कमिटमेंट पे बोलता है, यानी ए माइनर कैन नॉट एडमिट एज ए पार्टनर, अगर ये इस बात को प्रूफ करता तब ये रीजन सही मानते। तो बेटा जी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, बी पॉइंट में लिखा है एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, हाँ बेटा जी। रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, हाँ बेटा जी ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हमने इसका आंसर लिख दिया बेटा जी बी। आगे पढ़ लेते हैं, अवर एसर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, बेटा रीजन भी सही है एसर्शन भी सही है तो सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। डी स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन इज फॉल्स, बेटा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है तो डी भी नहीं हो सकता। ई में लिखा है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बेटा जी ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा जी बी, एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आएंगे बेटा जी, प्रॉफिट शोन इन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज नेट प्रॉफिट, आपको वो प्रॉफिट बताना है जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने एज ए नेट प्रॉफिट शो किया। तो बेटा जी देखिए हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन में एज ए नेट प्रॉफिट किस अमाउंट को शो किया है बेटा जी, हमने 1,97,000 को शो किया है। तो हमारा आंसर क्या है बेटा जी, डी है। आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बेटा जी जो चीजें पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखी हुई हैं वो सारी चीजें एप्रोप्रिएशन है
और जो चीजें पी एंड एल अकाउंट में लिखी होती हैं वो सब चार्ज है। टीचर ने पूछा क्या एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो बेटा जी सैलरी टू शाम तो एप्रोप्रिएशन में आई है, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है, हाँ जी ये भी एप्रोप्रिएशन है। ट्रांसफर टू रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन में लिखा है, हाँ जी ये एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट में आता है, वो चार्ज होता है, तो उसका सही आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा जी ट्रांसफर टू रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो ट्रांसफर टू रिजर्व है वो चार्ज है। बेटा जी चार्ज का मतलब होता है हम उसे अपने बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। हम उसे क्या मानते हैं? अपने बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। अगर मैं उसे एक्सपेंस मानूंगा तो कहां लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा। लेकिन बेटा जी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व कहां लिखते हैं? यहां पर देखो बेटा जी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, एप्रोप्रिएशन। तो ट्रांसफर टू रिजर्व एप्रोप्रिएशन है, ना कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो टीचर ने पूछा ट्रांसफर टू रिजर्व चार्ज है, तो हम आंसर कहेंगे नहीं सर, फॉल्स है, ये चार्ज नहीं है। अब आपको बताना है हमने जनरल रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। बेटा जी जनरल रिजर्व में हमने 19,700 ट्रांसफर किए, तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर आएंगे 6 पे, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू मोहन। हमने मोहन को कितना लोन पर इंटरेस्ट अलाउ किया है? सर 3,000 रुपए। तो बेटा जी इसका आंसर है सी, 3,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर लिखा है एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो पार्टनर्स की एसोसिएशन है, यानी एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स भी कह सकते हैं इसको। एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इज वैलिड एज बोथ राम एंड मोहन मेड हिम पार्टनर ऑल दो श्याम इज ए माइनर। जो उनकी एसोसिएशन है वो वैलिड है क्योंकि राम और मोहन ने श्याम को माइनर होते हुए भी पार्टनर बना लिया है। अगर दोनों पार्टनर एग्री हैं तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। ये पार्टनरशिप बी ऑप्शन में लिखा है इनवैलिड है क्योंकि वो एक माइनर है। इसके अलावा लिखा है इज वैलिड है बट शाम को किसी भी तरह का प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये वैलिड नहीं है क्योंकि सेक्शन 30 जो है 1932 यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 कहता है ये इनवैलिड रिलेशनशिप है। तो बेटा जी ये जो पार्टनरशिप है बेटा जी ये वैलिड रिलेशनशिप है अगर सारे पार्टनर एग्री हैं। अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो एक माइनर को बेटा जी पार्टनर बनाया जा सकता है, उस कंडीशन में उनकी रिलेशनशिप को इनवैलिड नहीं बोलेंगे। डन जी बेटा जी। अब आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू राम। राम को हमने कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया चेक करो बेटा जी। सर 25,000 दिया, तो इसका आंसर है बेटा जी बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू मोहन, मोहन को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया है? सर 10,000 रुपए, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है बेटा जी पूरा और सही तरीके से पढ़ के सॉल्व किया तो आपके सारे आंसर इंटरलिंक होते हुए मैच कर जाएंगे। आगे चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी राम का कितना निकला था? सर 3,000 निकला था, तो बेटा जी ऑप्शन देखो और आंसर टिक कर देते हैं सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन का कितना था? 1,700 बेटा जी, तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी। उसके नेक्स्ट आते हैं सैलरी हमने शाम को कितनी दी है? सर 30,000 की सैलरी दी है जी बेटा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। यहां पर नीचे टीचर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि हम माइनर को सैलरी नहीं देंगे। बेटा माइनर हर तरह के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन किसी भी तरह के लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी, सॉरी 13 बेटा जी, अमाउंट ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या है? बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट वो होता है जो बाई साइड के टोटल में से सारे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद बचता है। तो सारे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद कितना प्रॉफिट बचा था जो हमने पार्टनर्स में बांटा? जो भी प्रॉफिट बेटा जी हम पार्टनर्स में बांटते हैं उसको डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलते हैं। हमने 1,17,000 को 3 से डिवाइड किया था, आपको याद होगा कैसे आया था? 2,01,700 में से बेटा जी ये सारी चीजों को माइनस किया था, जो प्रॉफिट बचा था उसको तीनों में इक्वली बांटा था। तो बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट है सी। 13 क्वेश्चन का आंसर है सी। डिवाइजेबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? राम और मोहन में कैपिटल रेशो में, राम और मोहन में इक्वल रेशो में, राम मोहन और श्याम में कैपिटल रेशो में, राम मोहन और श्याम में इक्वल रेशो में। बेटा जी प्रॉफिट तीनों पार्टनर में इक्वल रेशो में बटेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लीजिए बेटा जी यहां पर आ गया, तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद आता है बेटा जी मोहन शेयर
इन डिवाइजेबल प्रॉफिट, मोहन के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? सर मोहन के हिस्से में 39,000 का प्रॉफिट आया। तो बेटा जी इसका सही आंसर है बी। यहां पे लिखा है शाम के हिस्से में कितना डिवाइजेबल प्रॉफिट आया, तो बेटा जी शाम के हिस्से में डिवाइजेबल प्रॉफिट आया है 39,000। लीजिए बेटा जी इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन मोहन्स लोन, जो मोहन के लोन पर इंटरेस्ट था उसको हमने कहां लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में? नो सर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में? नो सर। इसके अलावा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हाँ बेटा जी हमने डेबिट साइड में लिखा है, तो इसका आंसर है सी। उसके बाद बेटा जी सैलरी टू शाम, जो भी हमने शाम को सैलरी और उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टीचर हमसे पूछ रहा है, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे उसके पेरेंट्स के अकाउंट में करेंगे, उसके कैपिटल के अकाउंट में करेंगे, उसके फादर को कैश में देंगे, या उसके स्कूल को उसकी स्टडीज के लिए दे देंगे। तो इसका सही आंसर है बेटा जी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो हमारी फर्म का पार्टनर है। जी बेटा जी। तो बेटा जी ये हमारा केस स्टडी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। बेटा जी यहां पर मैंने केस स्टडी से रिलेटेड टोटल 18 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। जब भी एग्जाम में बेटा जी आपके सामने केस स्टडी आएगी तो दो तीन बातों का इंपॉर्टेंट ख्याल रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि डेट, कब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कब हमारी ईयर एंडिंग है, कब एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कब लोन दिया गया है, किस डेट में पैसे विड्रॉ किए हैं, सभी इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन बेटा जी बहुत ही सीधी और इजी फॉर्म में होगी, आप कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेटेड मत होइएगा। जैसा जैसा टीचर ने दिया है बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व। तो बेटा जी होप यू आपको इस वीडियो से केस स्टडीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैसे आप आंसर्स का रिप्लाई करेंगे वो सब समझ में आया होगा, और इस केस स्टडी से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली होंगी। इसी तरह की और केस स्टडी मैं फ्यूचर में अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर बेटा जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने और फ्रेंड्स के साथ इस केस स्टडीज को शेयर करिएगा, सो दैट कि उनको भी अपने एग्जाम में इसका बेनिफिट हो। चलिए बेटा जी जल्दी मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ। और मैंने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बेटा जी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जहां से आप बेटा जी उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे और होगी, जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं तो बेटा जी रजिस्टर पेन लेकर बैठे, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको उस वीडियो से देखने से मिलती हैं उन्हें आप एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें, सो दैट कि बेटा उस वीडियो को दोबारा देखने में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी एक वीडियो को पूरा देखने के बाद दोबारा उसको देखें। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो रजिस्टर पेन लेकर बैठे और बेटा जी अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बनाएं। चलिए बेटा थैंक यू सो मच। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।